राम राम दोस्तों। आज हम करेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री 9th क्लास का चैप्टर वन्य समाज और उपनिवेश। ठीक है। औद्योगिकरण का दौर चल रहा था, मतलब 1700 से लेकर 1995 के बीच 129 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल, मतलब जो वन थे, उनका क्षेत्रफल घटा दिया था और 9.3% भाग औद्योगिक में इस्तेमाल आ गया था और खेतीबाड़ी, चरगाहों, ईंधन की लकड़ी के लिए समाप्त कर दिया गया था। 129 लाख वर्ग किलोमीटर। 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य ज़मीन के क्षेत्रफल में 67 लाख हेक्टेयर की बढ़त हुई थी। कितने? 40 साल में, 1880 से लेकर 1920। इस चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं, आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें। कल रख के पेपर में 20 से क्वेश्चन आए हैं। 1850 के दशक में रेल पटरियों का विस्तार हुआ। रेल की पटरियां थी, पहले वो लकड़ी अब तो पत्थर लगाए जाते हैं, पहले उसकी जगह लकड़ियां लगाई जाती थी। आपने कोई पुरानी फाटक देखी भी होगी। यूरोप में चाय, कॉफ़ी और रबड़ के बागानों के लिए जंगल साफ कर दिए जाने लगे। व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत, मतलब व्यवसाय के तौर पर वनों का स्टार्ट की गई। अंग्रेज़ों ने डायस्ट्रीस बैड्रिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को पहला महानिदेशक बनाया, मतलब अंग्रेज़ों ने इसको भारत में पहला महानिदेशक, वन महानिदेशक नियुक्त किया। ठीक है। ब्रैडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना 1864 में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, की स्थापना की, और 1865 में वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में योगदान दिया। वन अधिनियम 1865। 1906 में देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। ये क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में, मेरे को ध्यान नहीं कि कौन से पेपर में आया हुआ था, लेकिन ये आया हुआ था भाई। जो देहरादून इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसकी स्थापना कब हुई? ठीक है। वन अधिनियम 1865 में 2 बार संशोधन किया गया। इसमें जंगलों को 3 श्रेणी में बांटा गया। एक थे आरक्षित, सुरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। सबसे अच्छे वन माना जाता है जो आरक्षित वन है। ठीक है। 1927 में वनों का नियंत्रण खेती पर प्रभाव हुआ। ठीक है। खेती पर प्रभाव, यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम या घुमुद खेती पर पड़ा। ये वो खेती होती है, मतलब आदिवासी लोग करते थे पहले। एक वन के हिस्से को काट दिया, उस पर खेती कर ली, मतलब जला के उसकी राख में बीज बो दिए, खेती कर ली, और फिर एक फसल ली, फिर नेक्स्ट मतलब अगले स्थान पर गए, वहाँ वन को काटा। ठीक है। ये खेती एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अन्य भागों पर की जाती थी। झूम खेती के स्थानीय नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। लादिंग, दक्षिण पूर्व एशिया में इसको लादिंग कहा जाता है। लादिंग दक्षिण पूर्व एशिया में इसको कहा जाता है लादिंग। मिल्या, मध्य अमेरिका में इसको मिल्या कहा जाता है। चितमेन या और तावी अफ्रीका में कहा जाता है, और चेन्ना श्रीलंका में कहा जाता है। झूम खेती के नाम है। भारत में इसके कौन कौन से नाम है? दया, पेंदा, बेवड़, नेवड़, पोंडू, खदाद और कुमरी। ठीक है। झूम खेती में मानसून की पहली बारिश के बाद जंगल जलाकर उसकी राख में बीज बोया जाता था। अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता। मानसून आई जिद बोया बीज, और अक्टूबर नवंबर लग तैयार होगी फसल, उसको काट दिया। प्रमुख फसल थी जो मध्य भारत और अफ्रीका में थी, वो थी जवार और बाजरा। लेकिन जो लैटिन अमेरिका के भागों में थी, मक्का, फलियां। और ब्राज़ील जो कि दक्षिण अमेरिका में है, उसको कसावा। ठीक है। शिकार का भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। शिकार के ऊपर अंग्रेज काफ़ी कानून लाए। वन कानूनों द्वारा हिरण, तितर इत्यादि छोटे जानवरों तथा पक्षियों के शिकार पर प्रतिबंध लगा और इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। ठीक है। बड़े जानवर इत्यादि पर शिकार दरबारी और नवाबी संस्कृति का हिस्सा बन गया था, मतलब जो राजा महाराजा होते थे वो शिकार कराया करते। इस वजह से इनकी संख्या में काफ़ी कमी आ गई। बाघ, भेड़िए, दूसरे जानवरों के शिकार पर इनाम की घोषणा की जाती, यह कहकर कि किसानों के दुश्मन है। इस प्रकार आखेट का मतलब होता है शिकार, इतना बढ़ गया कि कुछ प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई। अखेट का मतलब होता है शिकार, और अखेटक का मतलब होता है शिकार करने वाला। ठीक है। नेक्स्ट है नए व्यापार, नए रोजगार, नई सेवाएं। जंगल पर वन विभाग का नियंत्रण हो जाने से कई समुदाय अपना परंपरागत पेशा छोड़कर वन उत्पादों पर निर्भर रहने लगे। ठीक है। मेनियाक उगाने वाले ब्राज़ील अमेज़न के मुनदुरुक समुदाय खंड के लिए लैक्टस इकट्ठा करने लगे। मतलब ये ब्राज़ील के थे, अमेज़न में एक समुदाय है मुनदुरुकू,
समुदाय मतलब ये लैक्टेस जो रबड़ बनाने का काम आता है उसका व्यापार करने लगे, इकट्ठा करने लगे उसको बेचने के लिए। हिंदुस्तान के गोमूत समुदाय बंजारा इत्यादि खाल, सींग, रेशम के कोए, बांस, हाथी दांत, मसाले, रेशे, घास, गोंद, राल इत्यादि व्यापार करते थे। पर अंग्रेज़ों ने आने के बाद व्यापार पूरी तरह, राल का मतलब होता है मतलब पेड़ से कोई तरल पदार्थ निकलता है। मद्रास प्रेसिडेंसी के कोरोवा, कराचा व येरुकुला जैसे अनेक चरवाहे और गोमूत समुदाय जीविका से हाथ धो बैठे और अपराधी कबीले कहलाने लगे। मतलब इनकी आजीविका खोज ली तो ये बेचारे करें कहेंगे। ठीक है, सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियां, खदानों तथा बगानों में काम शुरू मजबूर किया गया, मतलब इनको काम करने के लिए। असम के बगान के लिए झारखंड के संथाल तथा उराव व छत्तीसगढ़ के गोंड मर्दों व महिलाओं को लगाया गया। ठीक है, वन विद्रोह ये इंपॉर्टेंट है। संथाल परगना में सिंधु, कानू, छोटा नागपुर पठार, बिरसा मुंडा, आंध्र प्रदेश में अल्लूरी, सीताराम राजू तथा अनेक समुदायों ने अपने ऊपर थोपे गए बदलावों के खिलाफ विद्रोह किया। ठीक है, बस्तर के लोग, बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, ओडिशा व महाराष्ट्र की सीमा से लगा क्षेत्र है। इसका केंद्रीय भाग पठारी है, मतलब बीच में इसके पठार हैं, जिसके ऊपर की तरफ छत्तीसगढ़ तथा दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। यहाँ मारिया और मुरिया, गोंड, दुर्वा, बत्रा, हसबा इत्यादि आदिवासी समूह पाए जाते हैं। ये समुदाय अनेक गाँवों में रहते हैं जिनकी भाषा, रीति रिवाज अलग हैं। अलग एक गांव के लोग दूसरे गांव की जंगल की लकड़ी लेते तो उसके लिए मतलब शुल्क लगाया जाता। मतलब हर गांव का एक इलाका बांट रखा था भाई, उसके ऊपर शुल्क लगाया जाता, उस शुल्क को कहा जाता देवसारी, दांड या मान। ठीक है, वर्ष में एक बार परगने मतलब गाँव का समूह का मुखिया होता परगना, उसका इकट्ठे होते थे और कुछ बात करनी होती तो करते थे। औपनिवेशिक सरकार ने जब 1905 में जंगल के 2/3 भाग आरक्षित बने, मतलब 1905 में सरकार ने क्या कर दिया भाई, जो 2/3 वनों के भाग हैं नहीं उनको आरक्षित कर दिया भाई, इनको काट नहीं सकते या फिर इनमें कोई शिकार नहीं कर सकते। गोमूत खेती था शिकार को रोकने के लिए और शिकार वन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगा तो बस्तर लोग परेशान हो गए। ठीक है, उसी को बस्तर विद्रोह कहते हैं। जंगलों में वन ग्राम बनाया गया जहाँ ये लोग वन विभाग के लिए कटाई और ढुलाई का काम मुफ्त करने की शर्त पर रहते थे। ठीक है, 1899 से 1900 और 1907 से 1908 के अकाल और वन आरक्षण के आक्रोश को चिंगारी दी। कांगेर वनों के दुखा समुदाय के लोग नेयनार गांव के गुंडा धूरी इत्यादि के नेतृत्व में सभी ने मिलकर 1910 में बगावत कर दी। अंग्रेज सैनिकों ने इसका दमन किया और 1910 के बाद आरक्षित क्षेत्र मतलब आरक्षित क्षेत्र था जो वनों का, वो क्षेत्र आधा कर दिया गया। ठीक है, ये हमारा चैप्टर था, इसके 2 चैप्टर और बाकी हैं 9th क्लास के एनसीईआरटी हिस्ट्री के। क्वेश्चन यहीं से आते हैं। मैंने आपको 6th, 7th, 8th, 9th इन सभी की हिस्ट्री करा दी है, बस इसके 2 चैप्टर और बाकी हैं। हिस्ट्री में इन चारों क्लास से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री से। धन्यवाद।